Good morning students. Welcome back to the civics class. This is 7th class, okay, and we discussed about the equality. Equality के बारे में हमने डिस्कस किया था. Your first chapter name is on equality. हम equality के ऊपर उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी किसे कहते हैं, हमारे देश में किस किस टाइप की इक्वलिटी पाई जाती है. हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है उसने किस किस टाइप की इक्वलिटीज़ की बात कही है, और उसके बावजूद भी हमारे देश में अगर कुछ अनइक्वलिटी है तो वो कौन सी अनइक्वलिटी है, ठीक है. तो हम एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा था कि हमारे देश में जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हमारे देश की गवर्नमेंट का सवाल है, तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिसके कारण कि हम किसी भी तरीके की अनइक्वलिटी नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ. हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बड़ा फुल ऑफ डाइवर्सिटी. आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि अवर कंट्री इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ ए हिंदू कंट्री, है ना. हिंदू जो लोग होते हैं यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा हैं, तो उसे मेजॉरिटी कहा जाता है. लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और भी रिलीजन्स के लोग होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, बुद्ध होते हैं, बौद्ध जो धर्म के लोग होते हैं, जैन होते हैं. तो वो अगर माइनॉरिटी कहलाते हैं, वो कुछ कम स्ट्रेंथ है उनकी, कम संख्या में होते हैं, तो उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं. लेकिन मेजॉरिटी वाले लोग माइनॉरिटी वाले लोगों के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा. तो दिस ऑल कम इन द इक्वलिटी, ठीक. इसके अलावा हमने कास्ट सिस्टम की बात की थी कि इंडिया में बहुत सारी तरीके की कास्ट पाई जाती थी पहले, अभी भी होती हैं. ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, कायस्थ अलग, बनिए अलग, और शेड्यूल कास्ट के लोग अलग, है ना. और जंगल में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब जिनको कहते हैं हम, जनजातियाँ, वो अलग. इसके अलावा ये तो हिंदुओं की बात हो गई. इसके अलावा मुस्लिम्स में भी बहुत सारी सब कास्ट होती हैं. क्रिश्चियंस भी अलग अलग टाइप के होते ही हैं, है ना. बौद्ध जो लोग होते हैं वो भी अलग टाइप के, जैन भी अलग अलग टाइप के होते हैं. तो सोचो इतनी सारी डाइवर्सिटी और उन सब के बीच में इक्वलिटी, लेकिन कहीं कहीं इक्वलिटी नहीं होती है, ठीक है. तो हमने इस चैप्टर में यही डिस्कस किया था कि इंडिया में किस किस तरीके की अनइक्वलिटी पाई जाती है. तो हम थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं, रीड करते जाते हैं चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है. इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द, अच्छा सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि पेज नंबर 117 पे आप ओपन करो एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम दिस, ठीक. इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको बता चुकी हूँ शायद, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है. हमारी जो कंट्री है इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, जहाँ पर लोग वोट देते हैं और उसके बाद अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनते हैं. यही करते हैं ना हमारे देश में. 18 ईयर्स से जितने भी ज़्यादा लोग हैं, 18 ईयर्स से ऊपर वाले, वो सबके सब वोट देकर आते हैं. और सब लोगों को वोट देने का राइट होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हों, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों. सबके वोट जो होते हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस होती है उनकी. ऐसा नहीं कि किसी ने दिया, किसी अमीर आदमी ने दे दिया वोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी गरीब आदमी ने दिया तो उसका वोट का कोई मतलब नहीं है. लेकिन नहीं, सबके वोट का मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना. तो हम ये देखते हैं कि एक हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या कहलाती है, जहाँ पर कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं जो देश के, वो अपना वोट देकर अपनी चॉइस का नेता चुनते हैं, उससे गवर्नमेंट बनती है, ठीक है. ओके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है अगर कोई भी, तो उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषता होती है, वो क्या होती है, इक्वलिटी. Okay, India is the largest democracy in the world. Its constitution is created with a democratic and secular outlook. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत साल पहले 1949 में, एक सेकेंड, 26 नवंबर 1949 में जो गवर्नमेंट में लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, बहुत सारे राइट्स दिए इंडियन सिटीजन्स को, बहुत सारी उनकी ड्यूटीज़ डिसाइड करी, और एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन.
अभी आप ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके हिसाब से एक इंडियन को इंडिया में रहना पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई गवर्नमेंट का इंसान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा ऑफिसर हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर वो कोई एक कॉमन मैन हो। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा कुछ राइट्स भी होते हैं जिन्हें हम अधिकार कहते हैं, ठीक है। और कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो सबके लिए एक जैसी बताई गई हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आप बाद में हो, अमीर बाद में हो, गरीब बाद में, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन इंडियन, ठीक है ना। और हम देखते भी हैं कि जब हमारे देश की बात आती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि गरीब हैं कि अमीर हैं। अभी जब चाइना अटैक करता है या कभी पाकिस्तान अटैक करता है तो सब जाके लड़ते हैं ना वहाँ पे, और हम भी घर में बैठ के सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी जीत जाए, क्योंकि जब वो लोग जीतेंगे तभी तो हम सेफ रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं जो कह रही थी वो ये बात थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे हालांकि डिटेल में, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो होता है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो हर सिटीजन के लिए, इंडिया के हर सिटीजन के लिए एक जैसे होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ों की बात कही गई थी। एक तो कही गई थी डेमोक्रेसी और एक था सेक्युलरिज्म, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जो सिटीजन्स होंगे वो वोट के थ्रू अपने गवर्नमेंट को चूज करेंगे। सेक्युलरिज्म होता है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, आपने ये पढ़ा होगा। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी कल्चर को फॉलो करने का फ्रीडम है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि सबको हिंदू ही है होना चाहिए, सबको मुस्लिम ही होना चाहिए ना। कोई भी जिसमें आपको अच्छा लगता है, अगर आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हो, बौद्ध हो तो बुद्धिज़्म को फॉलो कर सकते हो, जैन होते हैं वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, और हिंदूज जो होते हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। दैट्स मीन्स अ कंट्री इन विच ऑल टाइप ऑफ रिलीजन्स, ऑल टाइप ऑफ कल्चर्स आर अलाउड टू फॉलो, दैट इज नोन एज सेक्युलर कंट्री, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेक्युलरिज्म। गेटिंग? तो इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेसी है और सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों बातों को कहा गया है, हालांकि और भी बहुत कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अब हम क्या पढ़ रहे थे? इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड विद अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आउटलुक। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इक्वली. All the citizens of India who are above age of 18 years have the right to vote during the elections irrespective of their caste, religion, creed and or gender. This is known as universal adult franchisee. अब एक वर्ड आया है यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब होता है? हमारे देश में एक्चुअली ये सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स करते वक्त आपको काम आने वाले हैं। हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करा जाता है। ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है। जिन जिन देशों में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वोट देने के लिए कैपेबल होते हैं, वो वोट दे सकते हैं, चाहे फिर उनकी कोई भी कास्ट होती है, कोई भी रिलीजन होता है, कोई भी जेंडर होता है, वो गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, और उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना। राइट टू वोट, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इंडिया में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया जाता है। गेटिंग? दो ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ बट द रियलिटी इज नॉट सो। हालांकि लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सबको इक्वल बताया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी भी सोसाइटी में बहुत जगह पर अनइक्वलिटी पाई जाती है, ठीक है। अब वो अनइक्वलिटी कैसी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो होती है कास्ट सिस्टम।
कास्ट सिस्टम सबसे बड़ी इनइक्वलिटी होती है, जिसमें आपने देखा होगा ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये लोअर कास्ट का है। तो जो अपर कास्ट होती हैं कुछ और जो कुछ लोअर कास्ट होती हैं, तो उन दोनों के कारण बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। इसी तरीके से रिलीजन के लिए भी होता है, रिलीजन के कारण भी कई जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कुछ गरीब और अमीर होते हैं उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो लॉ है उसके हिसाब से तो इक्वलिटी होनी चाहिए, बट सोसाइटी में कहीं कहीं आज भी अनइक्वलिटी होती है। The people working as domestic help, daily wagers, helpers, etc. are considered small in status or importance in the society as compared to those they are working for. अब जो लोग मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, वो जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं, वो बहुत अमीर माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, और जो मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें जनरली अच्छा नहीं माना जाता है ना। This is because of the mindset of the society they have grown up in. ये क्या है एक्चुअली, ऐसा होता है क्या कि कोई अमीर है तो वो बहुत अच्छा होगा, गरीब है तो बहुत गंदा होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान की सोच होती है, लोगों की सोच होती है ऐसी। ठीक है ना। अब काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, दूसरा आता है काइंड्स ऑफ अनइक्वलिटी। तो काइंड्स ऑफ अनइक्वलिटी में क्या है, मेन तो जो होती है वो होती है कास्ट सिस्टम। काइंड्स ऑफ अनइक्वलिटी, जो सबसे पहली होती है वो क्या होती है, कास्ट सिस्टम। ये मैंने आपको अभी अभी बताई, ठीक है ना। People in India experience inequality in different ways. One of the most common forms of inequality is कास्ट सिस्टम। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन रूरल एरियाज। जो गांव वगैरह होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन शहर में भी मिलती है। लोग सोचें कि शहरों में कास्ट सिस्टम नहीं है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। शहर के लोग भी कास्ट सिस्टम को बिलीव करते हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज इवन द टीचर्स इन द स्कूल डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दे बिलोंग टू। एट टाइम्स वी हेयर अबाउट द इंसिडेंट वेयर चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ लेस प्रिविलेज्ड क्लास आर ट्रीटेड हार्शली। और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ तो जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर तो इवन टीचर्स भी जो गरीब बच्चों के साथ या फिर अमीर बच्चों के साथ अलग अलग टाइप का बिहेवियर करते मिलते हैं, ठीक है। या फिर अपर कास्ट के बच्चे अलग, लोअर कास्ट के बच्चे अलग, और लोअर कास्ट के बच्चों के साथ बहुत कठोरता से, बहुत हार्शली बिहेवियर किया जाता है। ऐसी एक कहानी मैंने आपको बताई थी, आपकी बुक में दी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक छोटा बच्चा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो ही वॉज बिकम ए ग्रेट राइटर, है ना, ही बिकेम अ ग्रेट राइटर, और उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते भी हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड भी हो सकता है, तो एटलीस्ट टीचर्स को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ही ऐसा करेगा तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? पेरेंट्स और टीचर्स, ये दो ही लोग तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चे का, है ना। तो अगर टीचर भी ऐसा करेंगे तब तो फिर स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड अगर हो और अगर वो किसी लोअर कास्ट को बिलोंग करता हो तो क्या आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे? फिर तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी इनइक्वलिटी वो अच्छी बात नहीं है। एक और चीज़ होती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जहाँ पर कि कई बारी देखा भी गया है ऐसे कि कुछ लोग अगर कोई नॉनवेज खा रहा होता है तो वेजिटेरियन उससे चिढ़ेंगे कि अरे यार तुम तो नॉनवेज खाते हो, तुम उधर जाके बैठो, हमसे बात मत करो, हम तो वेजिटेरियन, ऐसा है वैसा है। अरे भाई आपको क्या करना, अगर आपको पसंद नहीं है ठीक है आप दूर बैठ जाओ, मगर आपको इस तरीके से गलत बिहेवियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, या उसको कोई गलत बात साबित करने की कि तुम बहुत बुरे हो हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री मतलब आप अर्ली मैन को देखते हो, जब आप आगे पढ़ोगे अर्ली मैन, तो उस वक्त तो सभी लोग नॉनवेज खाते थे, तब तो इंसान को आग जलाना भी नहीं आता था, है ना, वो तो खुद भी बिना कपड़ों के ऐसे ही नंगा रहता था, और वो उसे खुद भी ना पहनने का पता था ना ओढ़ने का पता था। आपने शायद 6th क्लास में पढ़ा भी होगा अर्ली मैन के बारे में। तो क्या उस वक्त के लोग सारे गलत थे, सारे खराब होते थे? धीरे धीरे इंसान को समझ आई,
फिर उसको लगा कि क्या चीज़ खाने लायक है, क्या चीज़ खाने लायक नहीं है, उसने एग्रीकल्चर करना सीखा, उसने आग जलाना सीखा, उसने खुद कपड़े पहनना सीखा, तो वो एक अलग बात है। बट अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि नॉनवेज खाया जा सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नॉनवेज नहीं खाना है, हम सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाएंगे, तो इट्स ओके, वो उनकी चॉइस है। लेकिन इसके कारण आप किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो यू जस्ट गेट फार फ्रॉम इट, बट इट्स ओके, है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट नहीं हो सकता है, तो इसके बेसिस पे कोई इनइक्वलिटी नहीं की जा सकती है, कहने का मतलब ये है। अब हम देखेंगे डेमोक्रेटिक इक्वलिटी इन इंडिया, पेज नंबर 118 पे देख रहे हो, डेमोक्रेटिक इक्वलिटी इन इंडिया। अब इंडिया में डेमोक्रेटिक इक्वलिटी कैसे है? डेमोक्रेटिक इक्वलिटी इन इंडिया, अब ये क्या चीज होती है? लेट्स सी। Democracy is a value-based concept. It aims to establish a fair and just state that fulfills the basic requirements such as personal and political rights, fair and free elections and independent courts of law. ये कह रहे हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल राइट्स होती हैं, मतलब अगर आप वोट देने का अधिकार है तो सबको बराबर होगा, ठीक है। इलेक्शंस में हमेशा फेयर और फ्री इलेक्शंस होंगे, मतलब इलेक्शंस में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। और इसके अलावा लॉ के जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी हमें हमेशा सही न्याय मिलता है। तो इस तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ों को इक्वल रखा गया है। अगर किसी ने कोई अपराध किया, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, तो चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, किसी को सब, चाहे फिर वो कोई नेता हो, चाहे फिर वो कोई कॉमन मैन हो, हर किसी को एक जैसा पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा था कि वोट देने का जो राइट होता है वो भी सेम होता है सबको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी मैंने समझाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब लोग बराबर हैं। इन इंडिया इक्वलिटी इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इंडिया में सोचा जाता है कि डेमोक्रेसी है अगर, तो उसका बेस इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होना ज़रूरी है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब इसके अलावा देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि सभी लोगों को एक जैसे राइट्स मिलेंगे। आप किसी भी नौकरी में आप सब तरीके के लोगों को देख सकते हो। अगर इंसान इंटेलिजेंट है और वो बहुत होशियार है तो उसको जॉब दे दी जाएगी। किसी भी धर्म के कारण, किसी भी कास्ट सिस्टम के कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, और अगर वो बहुत सभी एक जैसे इंटेलिजेंट हैं तो उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। किसी को पीछे नहीं कहा जाएगा कि नहीं 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 तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, नहीं, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनके लिए अलग कुएँ बनाए जाते थे, वेल्स बनाए जाते थे, वो वहाँ से पानी पिएंगे, वहाँ पर लोअर कास्ट का बंदा नहीं जा सकता था। लोअर कास्ट के लोगों के लिए ऐसे ही बेकार के कुएँ बना दिए जाते थे, गंदा गंदा पानी आता था उनमें, आता था नहीं आता था, उनकी कोई परवाह नहीं करता था। इसी तरीके से मंदिर वगैरह में जाने में भी अपर कास्ट के लोगों को अलाउ होता था कि आप भगवान की पूजा कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का, मंदिरों में जाने का कोई राइट नहीं था। तो अब वो ऐसी बात नहीं है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है इंडिया का, इंडिया में डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, तब से सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, The Indian Constitution recognizes every person as equal. In India, equality is considered as the base of democracy. All citizens are equal and enjoy equal rights and opportunities. And there are several laws to ensure their dignity and equality. और बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, और जिन लॉ को तोड़ना, अब जो लॉज बनाए गए हैं, कानून जिसे कहते हैं, हर इंसान को इक्वल माना गया है, और कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कोई भी गलत बिहेवियर ना करे, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, और अगर उन रूल्स को कोई तोड़ता होगा तो ही और शी विल बी पनिशेबल, तो उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे देश में जो वोट देने का राइट है, तो उसमें कहा जाता है 1 वोट 1 पर्सन,
यानी कि एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका वोट बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 15 आर्टिकल में बताया गया है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई एक आध पन्ने में नहीं लिखा गया है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है वो, तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो वोट वाला जो आर्टिकल है वो 15 नंबर का आर्टिकल है। ये सब अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस बुक में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। बट आप जब बड़े हो जाते हो और अगर कोई लॉ पढ़ता है तब आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी कि आर्टिकल क्या होते हैं, क्लॉज क्या होती है, सब क्लॉज क्या होती है, बहुत कुछ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में, वो सब आपके मतलब की नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। इस आर्टिकल में जो 15 आर्टिकल है, 15th आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेन बातें क्या क्या कही गई हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, अभी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मेरे ख्याल से या तो इस साल होंगे या 8th क्लास में होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक्चुअली क्या है, इंडिया के सभी सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको कि फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, और वो सबके लिए एक जैसे होंगे। नो सिटीजन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बाय स्टेट। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंसान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके कारण? उसके रिलीजन के कारण, उसके कास्ट के कारण, उसके जेंडर के कारण, या उसकी वो कौन सी प्लेस से आया है, कौन सी उसकी बर्थ प्लेस क्या है। अगर कोई तमिलनाडु का बंदा है तो उसके साथ भी वही रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर कोई जम्मू कश्मीर का इंसान है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा, किसी भी स्टेट का बंदा हो, पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनको फॉलो करना ही होगा। Each and every individual has access to shop, public restaurant, hotels। पहले के ज़माने में जब होता था ना कि मंदिर नहीं जा सकते छोटी कास्ट वाले लोग, स्कूल नहीं जा सकते, होटल्स नहीं जा सकते, अब ऐसा नहीं है। अब चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हर किसी को हर कहीं जाने की फ्रीडम है, ठीक है। Each and every individual has access to use of tanks, wells, road and public places। वही लिख रहे हैं कि अब चाहे टैंक्स हों, चाहे वेल्स हों, रोड्स हो, पब्लिक प्लेसेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अब सारे के सारे लोग उनको अधिकार है कि वो उनका यूज़ कर सकते हैं एक तरह से। पहले की तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, अब हम ये क्विक रिवीजन देखो, पेज नंबर 119 पे क्विक रिवीजन है, इसमें कुछ आंसर्स देने के लिए कहा है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इज। सबसे बड़ी इनइक्वलिटी कौन सी है इंडिया में? कास्ट सिस्टम। ओके, ये सब मैं आपको बाद में करवा दूंगी कॉपी में, अभी तो मैं सिर्फ ओरली आपको लेसन समझा रही हूँ। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन सोसाइटीज, इज दिस ट्रू? अर्बन सोसाइटी किसे कहते हैं? शहर की जो सोसाइटी होती है ना, रूरल जो होती है वो गांव की हो गई, अर्बन जो है वो शहर को कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि शहर में कास्ट सिस्टम नहीं है, क्या ये सही है? तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि शहर के लोग भी कास्ट सिस्टम अभी तक पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए हैं, अभी भी कास्ट सिस्टम प्रेजेंट है। हालांकि वो एक बैड थिंग है, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन रूरल प्लस अर्बन सोसाइटी। थर्ड इज इन इंडियन डेमोक्रेसी वोट ऑफ रिच पीपल हैव मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द पुअर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई भी, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर चाहे रिच पर्सन वोट दे या पुअर पर्सन वोट दे, दोनों का वोट कैसा होगा? इक्वल मायने रखेगा। What has ओम प्रकाश वाल्मीकि मैंशन इन झूठन? हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। उन्होंने एक बुक लिखी है झूठन, जिसके बारे में उन्होंने किस बारे में लिखा है? इनइक्वलिटी के बारे में, जो बचपन से उन्होंने बर्दाश्त की थी, झेली थी, क्योंकि जब वो छोटे थे तब वो लोअर कास्ट होने के कारण उनको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उनसे स्कूल की सफाई कराई जाती थी। पर फिर उनके पापा ने जब देखा तो उनको बाकी दूसरे किसी स्कूल में पढ़ाया, जो भी किया, बहुत स्ट्रगल किया और बड़े होके फिर वो एक बहुत बड़े राइटर बने, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उसमें यही पूछा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो बुक लिखी थी, झूठन नाम था उसका, उसमें उन्होंने किस बारे में बात की है? तो किस बारे में की है? इनइक्वलिटी के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब इसके अलावा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्वलिटी। अब कुछ तो देखो रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, है ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो रूल्स बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या करती है? गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं।
इसको मैं इस पे लिखती हूँ, एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्विलिटी, इक्विलिटी लाने के लिए अपनी कंट्री में इक्विलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया है। ऑब्वियसली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए ही हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं। आप सबने मिड डे मील के बारे में सुना है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो मिड डे मील में से क्या फ़ायदा है? सबसे पहली बात तो जो गरीब बच्चे हैं वो भी स्कूल पढ़ने आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको भूखे रहने की चिंता नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि खाएंगे कैसे, खाने कोई नहीं जब मिल रहा है तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा है कि गरीब बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, वो भी पढ़ लिख पा रहे हैं, ताकि वो कल को गरीबी से निकल सकें बाहर। इसके अलावा सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे कास्ट सिस्टम भी थोड़ा कम होता है और गरीब अमीर वाली जो फीलिंग होती है वो भी कम होती है। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है गवर्नमेंट, किस लिए? इक्वलिटी को लाने के लिए हमारे देश में, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले मिड डे मील जो था वो केरला में शुरू किया गया था, ठीक है, 2001 में शायद। और एक मिनट बताती हूँ मैं आपको, देख के कहीं लिखा हो तो। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या, हाँ 2001 में ही किया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसने फिर सारे स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया कि भाई मिड डे मील सारे स्टेट्स में चलाया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे लोगों के अंदर इक्वलिटी आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। अरे भाई, बच्चे की शादी कर दी तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? और दूसरी बात, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उसकी ज़िंदगी अलग होगी। बस शादी कर दी तो फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। अनटचेबिलिटी, पहले जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलती थी तो क्या करते थे, लोअर कास्ट वालों को टच नहीं किया जाता था। अब वो भी चीज़ ख़त्म कर दी। अब सब बच्चे बैठ के साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब कहीं पर भी कोई जा सकता है, किसी भी होटल्स में जा सकते हैं, मार्केट्स में जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं। तो सब लोगों के लिए ये चीज़ें चलाई गई हैं। तो ये मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सक्सेसफुल भी हुई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में क्या है? अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये मिड डे मील चलाया है, या अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया है, या फिर चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म किया है, तो ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। इससे लोगों के अंदर, आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के बच्चे जो बहुत अच्छे स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये समझने लगे हैं कि भाई ये कास्ट सिस्टम कुछ खास नहीं होता है, अनटचेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना पुअर और इतना रिच ऐसे ऐसे करके डिस्क्रिमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाए थे, जो एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, वो बहुत सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज और अफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो अफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि ये सारे प्रोग्राम्स जो भी हैं वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। और अभी जो जनरेशन है, अभी जो लोग हैं प्रेजेंट में इंडिया में भी, वो बहुत समझदार हो गए हैं। और इसके अलावा क्या है, एक लास्ट पॉइंट है, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन कंट्री। एक्चुअली इंडिया में ही नहीं, बाकी कुछ देशों में भी इक्वलिटी की प्रॉब्लम थी, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे अमेरिका में कुछ ब्लैक लोग मिलते हैं, कुछ वाइट लोग मिलते हैं। तो ब्लैक अमेरिकन जो थे वो अफ्रीका से आए हुए थे कुछ लोग, उनके साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वहाँ पर भी चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक होने लगी हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। मुझे लगता है, आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आप से क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो घर पे, और इसके बाद इसकी PDF आपको दे दी जाएगी और कॉपीज़ में आपको वो सारा वर्क करना होगा, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो टिल देन हैव वेरी नाइस डे।
और कोशिश करना है इन क्वेश्चंस को करने की अपने आप से, ठीक है। और एक और बात मैंने बताई थी कि सिविक्स, हिस्ट्री वगैरह जो ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें इंग्लिश टफ होती है, तो आप क्या करो, बुक पढ़ते वक्त पेंसिल या पेन लेके बैठो और जो वर्ड समझ नहीं आते उनका हिंदी मीनिंग लिखो, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर कंप्लीटली। ओके, तो हैव अ गुड डे, टिल देन बाय बाय।